बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि मैं ट्रैवल कर रहा था, अभी भी ट्रैवलिंग में हूँ, लिहाजा आपसे कल रब्ता नहीं हो पाया, जिसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इस वक्त जो माइक्रोफोन है वो इस डिवाइस के साथ पेयर नहीं हो रहा, लिहाजा आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी दुरुस्त नहीं नज़र आएगी। वैसे आवाज़ के बहुत से मसाइल अक्सर मेरे दोस्तों को रहते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बाआवाज़ बुलंद आपसे बात की जाए और कुछ बातें जो कि मैं ऑब्ज़र्व कर सका हूँ पिछले 1 दिन में, जो ख़बरें हैं और जो अब तक की ताज़ा तरीन मामलात हैं, वो आपके सामने रखे जाएँ। एक तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि बड़ा शोर मचा है, हमारे बहुत से कोलीग्स ने बड़ा शोर मचाया है। शोर मचाना ये कि बहुत सी तनकीद भी की गई है। बड़ी जज़्बात से भरी ट्वीट्स भी की गई हैं कि सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू हो गया और वो सहाफ़त के साथ बहुत बड़ा ज़ुल्म हो गया और ये नहीं होना चाहिए था और ये नहीं होना चाहिए था। देखिए, मैं उसके हवाले से भी आज के इस व्लॉग में बात करना चाहूँगा। मैं आपके सामने ये भी रखना चाहूँगा कि मुझे जो एहसास हुआ है और अब आपको वो नज़र आ रहा है कि पीएमएलएन मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के लिए वो तैयारियाँ वग़ैरह हर चीज़ अपनी जगह मौजूद है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। वो प्रॉब्लम मुझे थोड़ा-सा उसका एहसास इस बात से भी हुआ कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से गुफ्तगू करने के बाद जो मैंने आपके सामने रखा भी था, मुझे एहसास इस बात का हुआ कि वो कोई कंसर्न है पीएमएलएन का कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किस तरह करना है। अब जलसे जो किए जाने थे जी कि हमने 7 जलसे करने हैं, अब उनको बताया जा रहा है कि जी रोका गया है और शायद जो स्ट्रेंथ है वो इकट्ठी की जा रही है आगे जलसे के लिए जो 21 तारीख को मियाँ नवाज शरीफ साहब की आमद पर होना है। इससे एक बात ज़ाहिर होती है कि प्लानिंग का फुकदान है पीएमएलएन के अंदर। पीएमएलएन के अंदर जो खींचातानी है, खींचातानी बेसिकली क्या होती है, वो उसका ताल्लुक पार्टी हेड से नहीं है। वो ताल्लुक है जो लोग अपनी जगह मौजूद हैं, कुछ लोग एक-दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। ये हर जमात के अंदर होता है, लेकिन ऐसी सूरत-ए-हाल में लोगों को इकट्ठे हो जाना चाहिए, पीएमएलएन के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो उस पे भी मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा। और आरिफ अलवी साहब ने, जो कि सदर मुमलिकत हैं इस वक्त और आउटगोइंग है, बेसिकली वो मुद्दत उनकी पूरी हो चुकी है, लेकिन जब तक सदर नए नहीं आते उस वक्त तक वो सदर पाकिस्तान रहेंगे। आईनी तौर पर उनके पास ये गुंजाइश मौजूद है। वो ये कहते हैं कि जी तलखी कम कर ली जाए और ये क्या फ़ायदा हुआ कि अगर अवाम अपना पसंदीदा लीडर या अपने पसंदीदा जमात को इलेक्ट ही ना कर पाए। तो ज़रा जो उनका ये ताज़ा तरीन ख्वाहिश है उसके ऊपर भी ज़रा बात हो जाए। अहम बात ये कि हम सुन रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से कि इसराइल और फ़लस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है और जिस तरह से हमास ने अटैक किया इसराइली लोकेशंस पे, भी जो रिटेलिएशन में वहाँ पर किया गया है, वहाँ पर फूड सप्लाईज़ बंद कर दी गई हैं, पानी, बिजली ये सब कुछ बंद कर दिया गया है। और ये जो ख़ित्ता, ये जो गाज़ा स्ट्रिप हम जिसे कहते हैं, इसके बारे में वहाँ एट्रोसिटीज़ या ज़ुल्म पहले भी हुए हैं, लेकिन बहुत से कम लोगों को ये पता है कि ये हुआ क्यों है या ये अब इसके एकदम होने की क्या वजह थी। कुछ लोगों को नहीं पता कि 3-4 महीने पहले वहाँ पर क्या हुआ था। अमेरिकन इज़राइलीज़ जो हैं, उन्होंने बेसिकली क्या किया था गाज़ा के लोगों के साथ, जिसके रिटेलिएशन में, क्योंकि एक तो फैक्ट है कि ऑलरेडी फ़लस्तीन के साथ ये एट्रोसिटी रही है, ये ज़ुल्म होता रहा है फ़लस्तीनियों के साथ। लेकिन जो रिसेंट वाला काम हुआ है, वो एक फैक्टर है। एक फैक्टर ये भी है कि ये बेंयामिन नेतन्याहू जो इस वक़्त इज़राइल के वज़ीर-ए-आज़म हैं, इनकी जो अगर कैबिनेट है, अगर आप उसका जायज़ा लें तो इसमें बड़े राइट विंगर, हार्डलाइनर मौजूद हैं। यानी जो कोई पीसफुल सेटलमेंट या कम से कम इस बात का इदराक या इस बात को एक्सेप्ट ही करना कि फ़लस्तीनी भी वो भी इसी दुनिया के अंदर रहने वाले बाशिंदे हैं और उनके भी हुकूक हैं। ऐसी कोई चीज़ उनको नज़र ही नहीं आती। वो सिर्फ़ इनको एक बड़ी तज़हीक और नफ़रत की निगाह से देखते हैं, जो कि बड़ी डिस्टर्बिंग बात है। ज़रा उसके हवाले से भी आपको बताना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने ये सिलसिला रखना चाहूँगा कि जो सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू हुआ डॉन न्यूज़ पे और फिर उसके ऊपर डॉन न्यूज़ के अंदर जो कलीग्स हैं, आदिल शाहज़ेब साहब के, उन्होंने भी कहा कि जी सहाफ़त बड़ा ज़ुल्म हुआ, जितनी मर्ज़ी गालियाँ देनी है दें और ये बड़ा ज़ुल्म हो गया, सब कुछ हो गया। देखिए, पहले तो मैं उसूली तौर पर अगर देखा जाए तो ना ही किसी को गायब होना चाहिए, ना ही किसी को ऐसी पोज़ीशन में लाना चाहिए जहाँ पर उसके ऊपर एक दबाव हो कि उसने या सियासत छोड़नी है या उसने आकर
तौबा तौबा करनी है या उसने आकर कुछ बातें करनी है। जहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि अब ये उस्मान डार साहब हो गए या सदाकत अबासी साहब हो गए, इनमें से कोई भी हम नहीं कह सकते कोई बच्चा था। सारों को पता था कि इमरान खान की सियासत पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर कहाँ जा रही है, ख़ास तौर पर पिछले 1 साल के अंदर। और जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया, अच्छा होता कि कुछ लोग अपनी पोज़ीशन पहले ही वाज़ेह कर देते, उन्होंने नहीं की। जब नहीं की तो फिर उसका एक प्रॉब्लम भी रहा और सब कुछ वो एक इश्यू रहा। तो ये एक बड़ा जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ा प्रॉब्लमैटिक एक बात थी। अब डॉन न्यूज़ के अंदर उनका इंटरव्यू होना, दुनिया न्यूज़ पे हुआ, कामरान शाहिद साहब को लोगों ने कहा जी बड़ा गलत हो गया, ये हो गया। इधर आदिल शाह ज़ेब साहब को भी अब गालियाँ मतलब ये कि लारे कह रहे हैं जी कुछ डॉन की इंतज़ामिया ने वो डिस्क्लेमर भी चलाया है अपने उस प्रोग्राम से पहले। देखिए उसूली तौर पर तो ना लोगों को गायब होना चाहिए और ना ही किसी का इंटरव्यू अंडर ऑपरेशन या दबाव के अंदर या ड्यूरस के अंदर उसको देना चाहिए। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आजकल के जो हालात हैं, इसके अंदर क्या कोई आपको किसी जगह पर कोई उसूल, कोई ज़ाब्ता, कोई चीज़ नज़र आती है? वो इसलिए कि अगर ये उसूल मैं किसी को ये नहीं कह रहा ना मैं खुद को, ना मैं सहाफ़त को, ना मैं डॉन न्यूज़ को, ना आदिल शाह ज़ेब को, किसी और सहाफ़ी को मैं को बेल आउट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपके सामने एक तल्ख़ हकीकत रख रहा हूँ। जो आजकल हो रहा है या जो जो चीज़ें पैदा हुई पिछले 1 साल के अंदर, फिर उसके अंदर जो बहुत पीक आई, वो ये बदकिस्मत दिन 9 मई का जो था उसके बाद। क्या उसके बाद आपको कहीं कानून, ज़ाब्ता, कोई बैलेंस नज़र आता है? वो इसलिए कि जो हुआ वो भी एक अनहोनी चीज़ थी, कभी सुनी नहीं थी, कभी इस मुल्क की तारीख़ में उस तरह हुई नहीं थी। और जो फिर उसका रिएक्शन था, वो ऐसे ही आना था। मैंने एक दफ़ा पहले भी आपसे ज़िक्र किया था कि रियासत की टेक्स्ट बुक नहीं बदलती, वो टेक्स्ट बुक होती ही ऐसी है और वो बड़ी ज़ालिम टेक्स्ट बुक है। अब किसी को अच्छी लगे, बुरी लगे, उसके बारे में क्या किया जा सकता है? अब जब वो तमाम काम ज़ाब्ते के खिलाफ हो रहे हैं, तो हम में से कोई भी मैं समझता हूँ कि जो बिलो एवरेज इंटेलिजेंस रखने वाला शख्स भी है, उसको भी ये पता होना चाहिए कि भई अगर सारे काम ज़ाब्ते के बगैर हो रहे हैं, उठा लो, ये कर लो, वो कर लो, केस बन गए, फलान हो गया, जो हुआ वो गलत हुआ, मैं उसकी बिल्कुल कोई डिफेंस है ही नहीं उसका, नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब वहाँ नहीं हो रहा तो भई यहाँ सहाफ़त में ये ज़ाब्ता उसूल कहाँ से आएगा? कैसे सर्वाइव आप कर पाएँगे? मैं 13 साल जियो न्यूज़ का हिस्सा रहा। एक वक़्त ये आया कि जियो न्यूज़ को जैसे कहते हैं ना किसी को लिटा देते हैं, कब्र में लिटा दिया था, फाइनेंशियली बिल्कुल क्रिपल कर दिया था उस इदारे को। और जब आपके पास कोई ऑप्शन चॉइस ही नहीं रहती तो फिर आपने क्या करना है? ये वक़्त सारे सहाफ़ती इदारों के साथ आया है, मुश्किल वक़्त आया है। आप नहीं रियासत के साथ आप नहीं लड़ सकते, रियासती इदारों के साथ आप नहीं लड़ सकते। तो इसमें कोई ना सहाफ़त को कोई हो गया, ना कुछ हो गया। सीधी-सी बात है जी, अगर किसी को बहुत प्रॉब्लम है और फ्रैंकली अगर वो समझता है कि ये बिल्कुल ही बेउसूली है, तो एक पेपर ले, उस पे रेज़िग्नेशन लिखे और कहे जी मैं सहाफ़त ही नहीं ख़त्म मैं ऐसी सहाफ़त नहीं कर रहा, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। या मैं ये काम मैं नहीं करूँगा या ये मैं इंटरव्यू नहीं करूँगा, मैं इस इदारे का हिस्सा नहीं रहूँगा जो जिसने ये किया है। जब हमने ये भी नहीं करना, जब हमने सहाफ़ती इदारों के अंदर भी रहना है, जब हमने सब कुछ करना है, देखिए ये जो हो रहा है ये कोई दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये एक ज़मीनी हकीकत है। हम उसके ऊपर एक वो पूरा उसको एक ड्रामाई अंदाज़ से पेश करें और कहें जी बड़ा ज़ुल्म हो गया, ये ऐसे हो गया, ये बड़ा ज़ुल्म है, वो बड़ा फला भई आगे जो कुछ हो रहा है वो बड़ा ज़ाब्ते के मुताबिक हो रहा था। अगर बाकी जगहों पर ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं हो रहा, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सहाफ़त के ऊपर या सहाफ़ती तंज़ीमों के ऊपर, सहाफ़ती इदारों के ऊपर उसका दबाव नहीं आएगा? ये बचगाना सी सोच है, मुझे इसकी समझ नहीं आती। जब हो रहा है ये तो कौन रेज़िस्ट करेगा भई? एक सिंपल तरीका है, आप सा जो सहाफ़ी मौजूद हो सारे कहिए, भाई ये जी हम रेज़िग्नेशन आपने हमें इंटरव्यू करवा रहे हैं, अच्छा वो फलाने का जी वो तो रियासती इदारे के कब्ज़े में था जी, वो अब आए हैं माफ़ी माँगना, ठीक है जी हम नहीं कर रहे, मैं रिज़ाइन करके जा रहा हूँ, मैं रिज़ाइन करके जा रहा हूँ। मैं इस इदारे में नहीं रहना चाहता जहाँ ऐसा इंटरव्यू हो। भई जब रहना भी वहीं है, आपने कोई या तो कोई ये फ़ोर्स कर रहा हो ना कि ये बड़ा उसूली काम है। हाँ, मैंने पहले भी कहा था, इस तरह के इंटरव्यू के अंदर कम से कम जो चीज़ एक फैक्ट है ना, जो मैं समझता हूँ वो रेज़ होनी चाहिए कि क्या जो एंकर है उससे ये इजाज़त होती है कि वो ये पूछ सके, "ओ भाई आप थे कहाँ?"
अगर वो कहे मैं अपने फलाने रिश्तेदार के घर बैठा हुआ था, तो अच्छा उसके कुछ सबूत दें आप फलाने रिश्तेदार के घर थे, कैसे बैठे हुए थे, क्या था? उस पे इजाज़त होनी चाहिए। जब वो सवाल भी अच्छा वो सवाल आप वो सहाफ़ी जो अब आगे भी ऐसे इंटरव्यूज़ मैं नहीं समझता नहीं होंगे, होंगे। आप ये पूछें और आप ये उस मेहमान को भी कहें और ऑन एयर वो जाना चाहिए कि जी जो आप कह रहे हैं, वो आपकी जो पिछली 1 डेढ़ महीने की स्टोरी है उससे मुताबिकत नहीं रखता और मैं भी कन्विंस्ड नहीं हूँ। मैं कन्विंस्ड बहैसियत सहाफ़ी अगर एंकर नहीं हूँ, तो कोई और कैसे हो सकता है? तो आप देखने वाला कैसे हो सकता है? तो लिहाज़ा इस चीज़ को ज़रा ज़हन में रखिए। अब ज़रा मैं आपके सामने आ जाता हूँ पीएमएलएन की जो इस वक़्त मामला है। देखिए, मैंने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से ज़ाहिर बात है मैंने आपको बताया था मिल के बहुत अंदाज़ा होता है आपको जब किसी से वन टू वन गुफ्तगू होती है। जो एक है वो तो मैंने आपको बताया था कि वो स्ट्रगल मौजूद है कि यार लोगों को अट्रैक्ट कैसे करना है। ये पीएमएलएन के लिए आखिरी बेट है ना, ये दिस इज़ द बेस्ट बेट मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी। अब आप एक वो प्रॉब्लम है कि जी लोगों को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करना है कि क्या बताना है लोगों को कि 2018 में क्या हुआ था या इमरान खान ने 9 मई को क्या किया या ये पीडीएम की हुकूमत महंगाई क्यों करके चली गई। सो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन क्योंकि कुछ भी करें 2018 को 5 साल गुज़र चुके हैं। वो वाला जो एक पूरा मोमेंटम था या सब कुछ था उसको दोबारा आप उसकी रीइन्कार्नेशन यानी उसको दोबारा एक वजूद उसका कैसे बनाएँगे, उसको जन्म कैसे देंगे? ये बड़ा मुश्किल काम है। दूसरा प्रॉब्लम है पीएमएलएन के अंदर जो एक वो रिफ्ट और वो सारी रिफ्ट क्या होती है बेसिकली ये निचली 2nd टियर, 3rd टियर में जो होती है। आप प्लान करते हैं जी अनाउंस 7 जलसे कर रहे हैं। आप 2-3 करते-करते हैं लास्ट शो उनका ठोकर न्याज़ बेग पे अच्छा शो था, बताया जाता है वो अच्छा एक शो था। लेकिन फौरी फिर नहीं जी हम रोक रहे हैं क्योंकि जी हम वो अब जी मियाँ साहब के लिए आने के लिए हम वो कर रहे हैं। भई ये इल प्लानिंग है, बुरी प्लानिंग है। और आपके जो सियासी मुखालफिन हैं उनसे उनको भी इस बात का अंदाज़ा होता है कि भई आपकी जमात जितनी एंट्रेंच्ड या मज़बूत थी पहले, वो आज नहीं है। सो ये बात हर एक को रियलाइज़ होनी चाहिए पीएमएलएन ये इस चीज़ के ऊपर ये मार खा रही है। एक तो ये समझ मैं आपके सामने रखना चाहता था। दूसरा ये कि आरिफ अलवी साहब ने कहा है जी कि वो जी बिटरनेस ख़त्म कर दें, तल्ख़ी ख़त्म कर दें। देखिए, उसूली तौर पर तो ये ख़्वाहिश बड़ी अच्छी है, बड़ी नेक ख़्वाहिश है। हाँ जी, बिल्कुल, ये ख़त्म हो जानी चाहिए तल्ख़ी और कोई तल्ख़ी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ। लेकिन क्या तल्ख़ी ख़त्म बग़ैर गलती का इदराक किए हो सकती है? आरिफ अलवी साहब क्या ये कह सकते हैं कि जी ये तल्ख़ी हो गई, माज़रत चाहते हैं, माफ़ कर दें? पीटीआई से गलती हुई, 9 में ही नहीं होना चाहिए था। इमरान खान को जो है अपने लोगों को इस तरह नहीं उकसाना भी चाहिए था। ये मीर जाफ़र, मीर सादिक और ये डर्टी हैरी ये नहीं होना चाहिए था। बिटरनेस ओ भाई बिटरनेस कैसे ख़त्म हो? मतलब ये एक अजीब-सी वो जिसे कहते हैं ना वो आरिफ अलवी साहब बार-बार खुद को ना वो एक वो बताते रहते हैं कि जी मैं किसी तरह पीटीआई को ये बताऊँ कि मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ हालात बेहतर करने में। उन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं, वो पीटीआई के नुमाइंदा बन के ऐवान सदर में बैठ रहे हैं। बाजवा साहब से इमरान खान साहब के निकलने के बाद भी बाजवा साहब से मुलाकात, सब कुछ ये गैर म तवीलुल मुद्दत आप एक्सटेंशन ले लें लामहदूद मुद्दत के लिए, ये सारे मामलात उधर ही हुए, सब कुछ हुआ ना। तो आरिफ अलवी साहब अपना काम करते रहे, लेकिन क्या आरिफ अलवी साहब ये आकर कहेंगे कि इस मुल्क के साथ क्या हुआ है? उधर कोई बात नहीं करता। और वहाँ बस जी आप मशवरे ले लें, हाँ, वाक़ई अवाम के पास हक होना चाहिए जी, जिस मर्ज़ी जमात को वोट दें और अपने बंदे को अपने लीडर को इलेक्ट करें। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये सारी बातें उसूल के ऊपर जंप करने से पहले ये तो बताएँ कि रूट कॉज़ क्या है प्रॉब्लम का? क्या किसी ने बताया है? बड़े-बड़े सहाफ़ी, बड़े-बड़े जो मैं समझता हूँ चैंपियन हैं यूट्यूब के ऊपर बैठ के, वो जनाब बातें वो जी फलान कर दिया, ज़ुल्म कर दिया इमरान खान के साथ। लेकिन मैं तो कभी भी नहीं कहूँगा किसी सियासतदान के साथ ज़ुल्म हो। लेकिन जब आप ये बार-बार आपको ये बात लगेगा कि मैं ये बात बार-बार क्यों करता हूँ? आप ज़ुल्म को कंडेम उस वक़्त कर सकते हैं जब आप पहले होने वाले ज़ुल्म को बोलें कि ये गलत हुआ है। वो भी गलत हुआ था। उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। बड़ा ज़ुल्म हो गया जी, बड़ा ज़ुल्म हो गया जी। पीटीआई के साथ बड़ा ज़ुल्म हो गया, इमरान खान के साथ ज़ुल्म हो गया। अरे भाई जो इमरान खान के लिए हुआ और इमरान खान ने किया, उसके ऊपर कोई बोलेगा? उसके ऊपर तो कोई नहीं बोलता। ये बड़ी अजीब बात है। लिहाज़ा आरिफ अलवी साहब जो कह रहे हैं, अल्लाह ही भला करे उनका। अब जनाब मैं आपके सामने एक अहम जो मामला है, वो इज़राइल और फ़लस्तीन वाला। देखिए, जो चैंपियन है इस वक़्त मुस्लिम रियासतों में, आप मुझे बताएँ सऊदी अरेबिया का क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर?
उनकी एक हो रहा है, एक उनकी कुर्बत बढ़ रही थी ना इसराइल के साथ, अमेरिकन रोल, सब कुछ ये वो कहाँ गए सारे? गाज़ा का जो स्ट्रिप है उसके ऊपर आज सारे कह रहे हैं जी ठीक है, हमास ने जो किया वो गलत किया और सिविलियंस की कैजुअल्टीज़ बहुत देखिए, मैंने पहले भी कहा था, जो अगर मासूम इन जंगों का सबसे बड़ा विक्टिम कौन होता है? मासूम लोग, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, मासूम लोग। वो घरों में बैठे हुए को पता नहीं बॉम्ब आके फट गया, घरों से भी निकल के कहीं चले गए, रास्ते में मारे गए। तो वो सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी वो बनते हैं। लेकिन मुझे ये बताएँ, जो हमास ने किया वो तो सिविलियन लोगों के ऊपर हमला किया। अब जो गाज़ा स्ट्रिप के साथ हो रहा है वो ज़ुल्म है, लेकिन 3 महीने पहले क्या हुआ, अमेरिकन इज़राइलीज़ ने गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर लोगों के साथ क्या किया? क्या ये इस बात का इदराक है किसी को? और ये जो मुस्लिम उम्मा है, ये मुस्लिम उम्मा कहाँ गुम हो जाती है? मुझे तो कहीं नज़र नहीं आती। और देखें, जो पहले भी इज़राइल में हुकूमतें रही हैं, अच्छे बुरे वक़्त तो आते रहे हैं, लेकिन जो आजकल डिस्पेंसेशन है, वहाँ बड़े हार्डलाइनर मौजूद हैं, जो इतनी नफ़रत करते हैं फ़लस्तीनियों से, जो फिर इस नफ़रत को न नफ़रत ब्रीड्स नफ़रत, नफ़रत नफ़रत को जन्म देती है। सो अब जो वहाँ पर हो रहा है इस वक़्त, वो बयान नहीं किया जा सकता। आप किसी घर का पानी राशन बंद कर दें जिसमें 5-6 लोग हैं तो चीखें निकल जाती हैं। ये उस पूरे इलाके का पानी, फूड सप्लाइज़, मेडिकल सप्लाइज़, बिजली कुछ भी नहीं है। अब आप मुझे बताएँ, लोग सर्वाइव किस तरह करेंगे? और हमारी जो बहुत एहतराम सो कॉल्ड मुस्लिम उम्मा है, वो खामोश बैठी है। बस रात को एक बयान जारी हो जाता है, हम वी आर कीपिंग अ क्लोज़ वॉच, वी आर डूइंग दिस। कमाल नहीं है भाई? क्या क्लोज़ वॉच? ये था जी आज का पहला व्लॉग। मैं अभी सफ़र कर रहा हूँ और इंशाल्लाह पाकिस्तान पहुँचते ही आपसे रात को फिर मुलाकात होगी। आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। ऑडियो मुझे पता है क्योंकि माइक नहीं है तो ज़रा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप सबकी मोहब्बतें तो हैं। बहुत शुक्रिया।